गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, कई दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। शायद 10 दिनों के बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने अब आज से एक नया टॉपिक शुरू किया है। हम हिंदुस्तान के पुराने नाम भारत के इतिहास को 1 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक के जानेंगे और हर दिन हम सिर्फ 100 साल के इतिहास को सुनेंगे और हर दिन उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1 ईस्वी के आसपास भारत में सातवाहन डायनेस्टी, जो कि आज के साउथ भारत में थी, बहुत ही मजबूत और काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई डायनेस्टी थी। इसके मजबूती का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि श्रीलंका, म्यांमार और यहाँ तक कि समुद्री द्वीपों पर भी सातवाहन डायनेस्टी की हुकूमत रही है। और 20 ईस्वी में शक डायनेस्टी, जो कि भारत के आज के पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार तक थी। ये शक डायनेस्टी थी, जो कि ऐसा कह सकते हैं कि भारत के बीच वाले हिस्से पर शक डायनेस्टी की हुकूमत 20 ईस्वी तक रही है। 30 ईस्वी के बाद से कुषाण डायनेस्टी, जो कि बहुत ही क्रूर और ख़तरनाक डायनेस्टी थी, की हुकूमत शुरू होती है। शक और कुषाण, ये सभी लोग भारत के निवासी नहीं थे, बल्कि ये सभी लोग भारत के बाहर से सिर्फ शासन करने के लिए भारत में आए थे। एक ऐसा रूट के बारे में आपको आज बताता हूँ, जो कि सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। 40 ईस्वी से लेकर 50 ईस्वी तक 10 सालों में सिल्क रूट बहुत ही अच्छे से एक्सपेंड हुआ और सिल्क रूट एशिया को यूरोप से जोड़ता था और इस सिल्क रूट पर व्यापार बहुत ही ज़्यादा होता था। चीन से ये सिल्क रोड शुरू होकर आज के तुर्की तक जाता था। और जैसा कि आप जानते ही हैं, इस्तांबुल, जो कि तुर्की की राजधानी है, उसे यूरोप और
एशिया का गेट कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम 60 से 70 ईस्वी के दौरान गौतमी पुत्र शातकर्णी का असर भारत के हिस्सों में बहुत ज़्यादा हो चुका है। और आप दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी जो आज आप भारत का वार्षिक कैलेंडर के रूप में शक संवत को जानते हैं, उसकी शुरुआत 78 ईस्वी से हुई थी। यानी कि 78 ईस्वी जब क्राइस्ट एरा को शुरू हुए 78 साल हो गए थे, तभी विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। इसीलिए क्राइस्ट एरा विक्रम संवत से शक संवत से 78 साल पहले यानी पीछे रहता है। 80 से 90 ईस्वी के दौरान बौद्ध धर्म का 2 ब्रांच या यूँ कहें कि 2 मत हो गए थे, हीनयान और बौद्ध महायान। हीनयान के बाद एक नया मत बौद्ध धर्म में शुरू होता है, जिसे महायान कहा जाता है। और इसके बाद अगर बात करें तो 100 ईस्वी में कनिष्क डायनेस्टी, जो कि ये भी शक, कुषाण, कनिष्क सभी बहुत ही बर्बर और बेरहम जनजाति के लोग थे। ये सभी भारत के मूल निवासी नहीं थे, बल्कि ये सभी लोग एशिया के दूसरे हिस्सों से भारत पर हुकूमत करने के लिए आए थे और फिर भारत के ही धर्म और कल्चर में पूरी तरह से रच बसकर यहीं पर रह गए। कनिष्क डायनेस्टी की शुरुआत होने वाली है और यहाँ तक कुषाण डायनेस्टी बहुत ही मजबूत हो चुकी है। और यहीं से आप जैसे कि जानते हैं कि हर एक अर्श पर पहुंचने के बाद डाउनफॉल आता है। कुषाण डायनेस्टी के साथ भी अब यही होगा और कनिष्क डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। तो अगर इन शॉर्ट में इस 100 सालों के इतिहास को समझें तो भारत का विदेशी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और बिजनेस भारत के हिस्सों से समुद्र और
सिल्क रूट के रास्ते होता है। बौद्ध धर्म उस समय पूरे एशिया के देशों में जैसे कि चाइना, इंडोनेशिया, बर्मा और भी जापान में पूरी तरह फैल चुका है और ऐसा माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो बौद्ध धर्म है। सोने के सिक्के इस एरा में बहुत ही ज़्यादा चलन में बढ़ गए हैं और जैसा कि हमने अभी कुषाण, शक और कनिष्क डायनेस्टी के बारे में बात की, ये सभी एशिया के दूसरे हिस्सों से आए हुए थे। वहीं साउथ इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियली दक्षिण भारत बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है। उसकी वजह शायद समुद्री रास्तों से साउथ इंडिया के लोगों का बिजनेस रहा होगा, क्योंकि अगर आप बिजनेस बाहर के देशों के साथ करते हैं तो आपको सोना मिलता है और हर एक देश की आधार या यूँ कहें कि एक फाइनेंशियली रीढ़ की हड्डी अगर माना जाए तो वो सोना होता है। तो दोस्तों, आज के इस 100 साल के इतिहास को यहीं पर बंद करते हैं और कल सुनेंगे 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के दौरान भारत में क्या क्या हो रहा है। शुक्रिया।